तो दोस्तों, फरवरी की अपन साप्ताहिक करंट की बात करें तो अपन वीकली करंट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो अपना सेगमेंट रहने वाला है वो अपन चर्चित व्यक्तियों के बारे में बात करेंगे, जो अपने थोड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं या फिर जो व्यक्ति अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो अपन सेगमेंट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं ओम बिरला जी के बारे में। ओम बिरला जी अपने 18वीं लोकसभा है उसके अध्यक्ष हैं और इनके खिलाफ हाल ही में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो ये बातें तो थोड़ी इनके बारे में एक्स्ट्रा थी। अब अपन बात करेंगे ये चर्चा में क्यों रही, क्योंकि बांग्लादेश में अभी नई पार्टी बनी थी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट जो पार्टी बनी थी बीएनपी के नाम से अपन बात करें तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसके जो मुख्यमंत्री बने थे वो प्रधानमंत्री बने थे वो अपने रहमान बने थे, रहमान वहां के प्रधानमंत्री बने। तो उनके द्वारा एक शपथ ग्रहण जो समारोह का आयोजन किया गया था उसमें अपने भारत की तरफ से जो पार्टी शपथ लिया था वो अपने ओम बिरला जी के द्वारा लिया गया था। तो ओम बिरला जी इसलिए चर्चा में रहे, एक तो कि उनके द्वारा जो बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं उनके शपथ ग्रहण समारोह में भारत की तरफ से जो पार्टी शपथ लेने वाले थे वो अपने ओम बिरला जी के द्वारा लिया गया। और ये चर्चा में इसलिए रहे क्योंकि इनके द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। तो इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है और इसके लिए अपन एक स्पेशली वीडियो बनाई थी कि अविश्वास प्रस्ताव कैसे लाया जाता है, कौन ला सकता है, कौन से आर्टिकल के तहत लाया जाता है। तो ये तो अपनी कुछ बातें थी ओम बिरला जी के बारे में। इसके बाद में अपन बात करें नमित मेहता जी की। नमित मेहता जी के बारे में बात करते हैं तो ये इनको भारत स्काउट एंड गाइड जो एसोसिएशन है उनके द्वारा एक अवार्ड दिया जाता है जो कि है सिल्वर एलिफेंट अवार्ड। सिल्वर एलिफेंट अवार्ड किनके द्वारा दिया जाता है? भारत स्काउट एंड गाइड जो एसोसिएशन है, जैसे अपने राज्य स्तरीय स्काउट एंड गाइड जो एसोसिएशन है वो अपने जगतपुरा में है, वैसे अपने जो भारत का जो स्काउट एंड गाइड का जो एसोसिएशन है उसके द्वारा सिल्वर एलिफेंट जो अवार्ड दिया जाता है वो इस बार का जो दिया गया था वो अपने नमित मेहता जी को दिया गया था। तो नमित मेहता जी इसलिए चर्चा में थे क्योंकि इनको सिल्वर एलिफेंट अवार्ड दिया गया था जो कि भारत स्काउट एंड गाइड्स के द्वारा दिया जाता है। इसके बाद में अपन बात करें निर्मल गोयल जी की। निर्मल गोयल जी के को 2025 का प्रिंट श्री पुरस्कार दिया गया था। प्रिंट श्री पुरस्कार दिया गया था 2025 का दिया गया। और किन को दिया गया था? तो निर्मल गोयल जी को दिया गया था। किन को दिया गया था? निर्मल गोयल जी को दिया गया था। कौन सा दिया गया था? प्रिंट श्री, क्योंकि इनके द्वारा प्रिंट के क्षेत्र में कई सारे काम किए गए तो उनके लिए इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो किनको सम्मानित किया गया? निर्मल गोयल जी को। इसके बाद में अपन बात करें स्मृति मंदाना जी की। स्मृति मंदाना जी अपने भारतीय वुमेन क्रिकेट की एक खिलाड़ी है। उनको अपने बीसीसीआई के द्वारा इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर उनको नामित किया गया है स्मृति मंदाना जी को स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर जो 2025 के लिए इनको नामित किया गया। 2025 के लिए इनको नामित किया गया। तो कौन सी महिला को नामित किया गया? स्मृति मंदाना जी को नामित किया गया, बीसीसीआई के द्वारा नामित किया गया और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। जबकि इनकी मंथली भी निकाली जाती है, मंथली रैंकिंग भी निकाली जाती है। तो ये मंथली नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखें कि ये मासिक नहीं है, ये वार्षिक है। इसके बाद में अपन बात करें रिया अग्रवाल जी की। रिया अग्रवाल जी को डिजाइन के क्षेत्र में एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया। किनके क्षेत्र में दिया गया? डिजाइन के क्षेत्र में डिजाइन अनफिल्टर्ड एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया। तो किन को दिया गया? रिया अग्रवाल जी को दिया गया। और कौन सा अवार्ड दिया गया? डिजाइन अनफिल्टर्ड एक्सीलेंस अवार्ड। डिजाइन अनफिल्टर्ड एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया रिया अग्रवाल जी को। तो अपन इससे पहले बात कर रहे थे जो चर्चित व्यक्तित्व है उनके बारे में। चर्चित व्यक्तित्व के बारे में अपन कुछ बात करने वाले राजस्थान के संदर्भ में, कि राजस्थान के अपन जब एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो उसमें राजस्थान का थोड़ा ज्यादा पोर्शन अपन से पूछा जाता है, तो राजस्थान का भी अपन थोड़ा ज्यादा पढ़ते हैं और इंडिया वाला पोर्शन अपन थोड़ा कम पढ़ते हैं। तो राजस्थान के विशेष जो कुछ बातें रही इस सप्ताह की उसके बारे में अपन बात करें। तो विश्व का जो पहला जो आयुर्वेदिक एक्सीलेंस सेंटर बनाया जा रहा है, ये अपन पहले भी एक दिन बात कर रहे थे कि विश्व का जो पहला आयुर्वेदिक जो एक्सीलेंस जो सेंटर बनाया जा रहा है वो अपने जयपुर में बनाया जा रहा है। और जयपुर की जो राष्ट्रीय आयुर्वेदिक जो संस्थान जयपुर में है जो कि अपने जोरावर गेट पे है, वहां पर
बनाया जा रहा है, तो जो अपने जयपुर में बनाया जा रहा है, और जयपुर की जो राष्ट्रीय जो आयुर्वेदिक जो संस्थान है, राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान, राष्ट्रीय आयुर्वेदिक जो संस्थान है भारतीय, उसमें ये बनाया जा रहा है, जो कि अपने जयपुर में। तो विश्व का जो पहला आयुर्वेदिक एक्सीलेंस जो सेंटर बनाया जा रहा है वो अपने जयपुर में बनाया जा रहा है, और जयपुर में भी जो आयुर्वेदिक जो संस्थान है वहां पे बनाया जा रहा है। इसके बाद में अपन बात करें लोयन सफारी की। लोयन सफारी का हाल ही में जो उद्घाटन किया गया है वो अपने सज्जनगढ़ जो जैविक बायोलॉजिकल जो उद्यान है, बायोलॉजिकल पार्क है, जो कि उदयपुर में, वहां पर लोयन सफारी का हाल ही में उद्घाटन किया गया। तो सज्जनगढ़ अपने इसलिए थोड़ा चर्चाओं में क्योंकि यहाँ पर लोयन सफारी का भी उद्घाटन किया गया। लोयन सफारी का उद्घाटन किया गया कहाँ पे किया गया? सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में किया गया। इसके अलावा अपन बात करें, सज्जनगढ़ अपने राजस्थान का पहला बायोलॉजिकल पार्क था, तो ये फर्स्ट बायोलॉजिकल पार्क था। इसके अलावा जो अन्य जो बायोलॉजिकल पार्क है उनके बारे में अपन थोड़ी चर्चा करें, तो पहला तो अपना कौन सा था? सज्जनगढ़, जो कि अपने 2015 में बना था। इसके बाद बात करें तो माचिया सफारी, जो कि जोधपुर में, जो 2016 में बना था। और नाहरगढ़ बना अपना तीसरा बायोलॉजिकल पार्क, जो कि 2016 में बना। इसके बाद में अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क, जो कि 2021 में बना, जो कहाँ पे? कोटा में। इसके बाद में बना अपना मरुधर बायोलॉजिकल पार्क, जो कि अपने जैसलमेर में। और इसके बाद में जो नेक्स्ट अपना पुष्कर, पुष्कर जो बायोलॉजिकल पार्क बनाया जा रहा है वो भी प्रस्तावित है। तो एक कुल अपने 5 तो अभी कार्य कर रहे हैं, और छठे नंबर का जो अपने अभी प्रस्तावित है, तो ये अपने बायोलॉजिकल पार्क के बारे में था। सज्जनगढ़ अपना पहला बायोलॉजिकल पार्क था, जहाँ पे हाल ही में लोयन सफारी स्टार्ट कर दी गई है, तो इसलिए थोड़ा ये चर्चाओं में था। इसके बाद में बात करें राज्य स्तरीय जो वन मेला है, राज्य स्तरीय वन मेले का जो आयोजन किया गया है वो अपने जयपुर में किया गया है। जयपुर के जो सचिवालय की जो नर्सरी है वहां पर किया गया है, सचिवालय नर्सरी में किया गया है, जयपुर में किया गया है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, लेकिन जब अपन साप्ताहिक करंट पढ़ते हैं तो उसमें अपन थोड़ा इंपॉर्टेंट लगता है। बाकी बाद में जाकर अपन वापस से जब एक साथ पढ़ेंगे तो उस टाइम पे अपन जो चीजें कम इंपॉर्टेंट होंगी उनको हटा देंगे वहीं पे। फिर भी आप थोड़ा ध्यान रखिए कि राज्य स्तरीय जो वन मेला था उसका आयोजन अपने सचिवालय नर्सरी जयपुर में किया गया था। इसके बाद में बात करें अत्याधुनिक जो ब्रज कन्वेंशन सेंटर बनाया जा रहा है, इसके बारे में अपन जब बजट की वीडियो मैंने डाली थी उसमें भी अपन बात कर रहे थे कि जो अत्याधुनिक जो ब्रज कन्वेंशन सेंटर बनाया जा रहा है वो अपने भरतपुर में बनाया जा रहा है। और इसकी जो घोषणा की गई थी, इसकी घोषणा की गई थी अपने बजट में की गई थी, घोषणा की गई इसकी बजट 2026-27 में। ब्रज कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा, वो अपने भरतपुर में बनाया जाएगा। और अपन ऐसे भी बात करते हैं जब अपन कल्चर पढ़ते हैं या हिस्ट्री पढ़ते हैं उस टाइम पे बात करते हैं कि जो ब्रज वाला जो क्षेत्र है वो अपना धौलपुर, करौली और भरतपुर वाला जो क्षेत्र होता है उसको अपन ब्रज के नाम से जानते हैं। जो अपना उदयपुर वाला जो मथुरा के आसपास का जो क्षेत्र है उससे अपना थोड़ा टच करता है। तो जो ब्रज कन्वेंशन जो सेंटर बनाया जाएगा वो अपने भरतपुर में बनाया जाएगा। इसके बाद में बात करें कि जैन जी की थीम पर जो आधारित जो पहला डाकघर है उसका अपने कहाँ पर उद्घाटन किया गया है, कहाँ पे खोला जा रहा है, तो वो अपने IIT जोधपुर है, IIT जोधपुर में खोला जा रहा है। IIT जोधपुर अपने नए नवाचार करने के लिए थोड़ा चर्चाओं में रहता है। तो जो अभी नवाचार किया जा रहा है जो जैन जी के लिए, जैन जी की थीम पर जो आधारित है, जो पहला डाकघर खोला जाएगा वो अपने IIT जोधपुर में खोला जाएगा, जो किस थीम पे बेस्ड होगा? जैन जी थीम पर बेस्ड होगा, जो कि डाकघर होगा। तो इसके बारे में अपन बात करें। और प्लग एंड प्ले जो मिनी जो टेक्सटाइल पार्क है उसका उद्घाटन अपने जो किया जाएगा वो कोटा में किया जाएगा। तो कोटा अपने चर्चाओं में प्लग एंड प्ले जो मिनी टेक्सटाइल पार्क बनाया जा रहा है, टेक्सटाइल पार्क के लिए अपना थोड़ा चर्चाओं में रहा, वो अपना कोटा चर्चाओं में रहा। तो राजस्थान विशेष की अपन बात कर रहे थे, इससे पहले अपन सज्जनगढ़ जो लोयन सफारी जहाँ पे स्टार्ट करिए उनके बारे में अपन बात कर चुके थे। आगे अपन बात करें तो सवाई माधोपुर की अपन बात करने वाले हैं, जहां पर CM जन सहभागिता विद्यालय विकास जो मॉडल है वो सवाई माधोपुर का ये जो मॉडल रहा वो चर्चा में रहा है।
तो सवाई माधोपुर का कौन सा मॉडल चर्चा में रहा है? पहली बात तो कहाँ का रहा है? सवाई माधोपुर का रहा है। और कौन सा मॉडल रहा है? तो सीएम जन सहभागिता विद्यालय विकास मॉडल है, जो अपने सवाई माधोपुर का थोड़ा चर्चा में रहा है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में सीएम जन सहभागिता विद्यालय विकास जो मॉडल है वो कहाँ का चर्चाओं में रहा? तो वो अपना सवाई माधोपुर का चर्चाओं में रहा। आगे अपन बात करें डायमंड लैब की। अपने राजस्थान में दूसरी डायमंड लैब शुरू की जा रही है, जो कि अपने बीकानेर से शुरू की जाएगी। अब बीकानेर में भी अपन बात करें तो आचार्य तुलसी कैंसर जो रिसर्च सेंटर है, आचार्य तुलसी कैंसर जो रिसर्च सेंटर है, वहां से स्टार्ट की जा रही है। राजस्थान की ये कौन से नंबर की है? दूसरे नंबर की है, सेकंड नंबर की है। कहाँ पे स्टार्ट की जा रही है? बीकानेर में। बीकानेर की अपन बात करें, बीकानेर में भी कहाँ पे की जा रही है? तो आचार्य तुलसी जो कैंसर रिसर्च सेंटर है वहां पे की जा रही है। अब ये अपने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं जो कल्याण मंत्रालय उसके द्वारा की जाएगी। तो डायमंड लैब की जो शुरुआत की जा रही है वो अपने बीकानेर से की जा रही है। इसके बाद में अपन बात करें सामाजिक सुरक्षा पेंशन। सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो अपने बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, वृद्ध जो व्यक्ति होते हैं, उनको अपने गवर्नमेंट के द्वारा प्रति माह पेंशन दी जाती है, जो पहले 1250 रुपए दी जाती थी, और इसको बढ़ाकर बजट में कितना कर दिया गया है? 1300 कर दिया गया है। 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। किसमें की गई है? सामाजिक सुरक्षा जो पेंशन है उसमें की गई है। तो ये थोड़ा अपने चर्चा में है कि 1300 रुपए किए गए। इसके बाद में बात करें विश्व की जो वृहत जो अन्न भंडारण जो क्षमता है उसमें अपने राजस्थान का प्रथम स्थान रहा है। राजस्थान अन्न भंडारण करने में प्रथम स्थान में रहा है विश्व में। विश्व की जो वृहत अन्न भंडारण जो योजना है, अन्न का भंडारण करने, स्टोरेज करने की जो योजना रहती है कि भाई कोई अकाल आ जाए, कोई ऐसी परिस्थिति हो जाए जिसमें कि उसके लिए अन्न को स्टोर रखा जा सके, तो इसके लिए अपने राजस्थान ऐसा कार्य करने में, मतलब इतना स्टोर करने में, सबसे ज्यादा स्टोर करने में राजस्थान पहले नंबर पर है। तो राजस्थानियों का तो काम ही यही है कि वो बचा के रखते हैं, आगे के लिए थोड़ा थोड़ा खर्च करते हैं। तो उनके लिए क्या किया जा रहा है कि सबसे ज्यादा स्टोरेज किया जा रहा है अपने राजस्थान में, कि कोई भी ऐसी परिस्थिति हो जाए तो उससे निपटने के लिए ऐसा कार्य किया जा रहा है राजस्थान के द्वारा। इसके बाद में बात करें सूक्ष्म सिंचाई। सूक्ष्म सिंचाई में भी अपने जो ड्रिपिंग जो सिस्टम होता है, जो अपने हाड़ौती वाला क्षेत्र है वहां पर सूक्ष्म सिंचाई थोड़ी अधिक की जाती है। तो उसमें भी अपने राजस्थान का भारत में पहला नंबर रहा है। जो माइक्रो जो सिंचाई की जाती है उसमें अपने राजस्थान का पहला नंबर रहा है सूक्ष्म सिंचाई में। और इसमें भी अपन बात करें तो आप जब ज्योग्राफी पढ़ोगे, ज्योग्राफी में आप पढ़ोगे कि हाड़ौती वाला जो क्षेत्र है, हाड़ौती वाला जो क्षेत्र है, या फिर अपने बोले कि पूर्वी राजस्थान, वहां पर थोड़ी अधिक सिंचाई की जाती है, सूक्ष्म विधि से थोड़ी अधिक सिंचाई की जाती है। उसके बाद में बात करें राशन वितरण। राशन वितरण के लिए एटीएम पायलट प्रोजेक्ट लेके आई जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि अपने भरतपुर से स्टार्ट किया जा रहा है। कहां से किया जा रहा है? भरतपुर से किया जा रहा है। एटीएम पायलट प्रोजेक्ट है राशन वितरण के लिए। किसके लिए? राशन वितरण के लिए। पहले राशन के लिए क्या होता था कि मुफ्त राशन के लिए लाइनों में लगना होता था, और अभी भी लोग लाइनों में लगकर राशन प्राप्त करते हैं। तो उससे छुटकारा दिलाने के लिए, उससे निदान दिलाने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि अपने भरतपुर से किया जा रहा है। जिसमें क्या होगा कि अपने को एटीएम के माध्यम से जो अपने को चावल मिलते हैं, गेहूं मिलते हैं, दालें मिलते हैं, वो एटीएम के माध्यम से अपने को प्राप्त हुआ करेंगे। तो अब ये पायलट प्रोजेक्ट है, अगर ये सफल रहता है, जो कि अपने भरतपुर से स्टार्ट किया जा रहा है, आगामी समय में अगर सफल रहता है और इसके थोड़े ज्यादा उम्मीदें दिखती है कि भाई बड़े क्षेत्र में ये सफल हो सकता है, तो आगामी समय में इसको पूरे अपने राजस्थान में लागू किया जाएगा। आगे अपन युद्ध अभ्यासों के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से जो युद्ध अभ्यास अभी किए गए भारतीय सेना के द्वारा। तो जो अभी रुद्र शक्ति है, रुद्र शक्ति का आयोजन किया गया था, जो अपने पोखरण जो फील्ड फायरिंग रेंज है वहां पर किया गया। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज अपने कहाँ पे? जैसलमेर में। तो कौन सा है? रुद्र शक्ति है। कहाँ पे किया गया? अपने यही पूछा जाता है कि कौन से, एक तो नाम क्या है कि भाई कौन से नाम का हुआ, तो रुद्र शक्ति हुआ। कहाँ पे हुआ ये पूछा जाएगा आपसे कि भाई कहाँ पे हुआ था, तो पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ था। और ये किसी अन्य देशों के साथ में नहीं हुआ। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे अपने युद्ध अभ्यास जो किए जाते हैं वो दूसरे देशों की सेनाओं के साथ किए जाते हैं, जिससे कि दोनों के बीच में सामंजस्य की स्थिति हो। तो ये अपने किसी अन्य देश की सेना के साथ में नहीं किए गए, ये भारतीय सेना के द्वारा ही किए गए थे। तो
जो किया गया था रुद्र शक्ति, ये अपने पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया था, जो कि अपने कहाँ पे है, जैसलमेर में। इसके बाद में किया गया वज्रघाट, वज्रघाट में अपने कहाँ पे किया गया था, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया था, जो कि अपने भारतीय सेना की जो कमान है, दक्षिण कमान, साउथ कमान है, उसके द्वारा किया गया था वज्रघाट। तीसरे नंबर का है खड़क शक्ति। खड़क शक्ति हाल ही में 2-3 दिन पहले समापन हुआ था इसका। ये अपने महाजन जो फील्ड फायरिंग रेंज है बीकानेर में, वहां पर इसका आयोजन हुआ था, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। तो 2 का आयोजन रुद्र शक्ति और वज्रघाट का जो आयोजन किया गया था, ये तो अपने पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया था। और खड़क शक्ति है, इसका आयोजन किया गया था अपने महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया। और इसका जो कमान थी, इसकी कमान थी अपने सेना की जो पश्चिमी कमान है उसके द्वारा किया गया था। और खड़ागा कोर, पश्चिमी कमान की खड़ागा कोर के द्वारा इसका जो किया गया था, नेतृत्व किया गया था। इसके बाद बात करें एयर शो के बारे में हाल ही में एयर शो का आयोजन हुआ था अपने जयपुर में हुआ था, जयपुर के मानसागर जेल में हुआ था, जो कि अपने जल महल के ऊपर है। जिसमें अपन बात करें कि सूर्य किरण जो एरोबेटिक है उसके द्वारा, और जो सारंग हेलीकॉप्टर सेना के, उनके द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। तो इसमें कौन कौन थे, एक तो सूर्य किरण था और एक सारंग हेलीकॉप्टर था। तो इसमें अपने सारंग हेलीकॉप्टर और सूर्य किरण जो एरोबेटिक टीम थी, उनके द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। आगे अपन भारत विशेष के बारे में बात करते हैं कि भारत के संदर्भ में क्या क्या चीजें रही जो अपने लिए इम्पोर्टेंट रहती है। तो सबसे पहले अपने आता है एआई इम्पैक्ट जो समिट हो रही है, जो कि अपने दिल्ली में हो रही है। एआई इम्पैक्ट समिट जो हो रही है, इसका कहाँ पे किया जा रहा है, ये अपने दिल्ली में की जा रही है। और इसका जो आयोजन किया जा रहा है ये अपने 16 से 20 फरवरी, ये डेट आप ध्यान रखें क्योंकि ये काफी बड़ी समिट है, जिसके बारे में आगामी समय में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें आपसे डेट पूछी जाएगी। इसमें 16 से 20 फरवरी को इसका आयोजन किया गया। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया, दिल्ली में किया गया। और आगे बात करें तो इसमें 88 देशों ने इसका समर्थन किया है। भारत की एआई समिट का समर्थन 88 देशों के द्वारा इसका समर्थन किया गया। तो ये भी आप ध्यान रखें। और इसमें आप थोड़ा सा देखेंगे, सर्च करेंगे इसके बारे में, तो आप ये ध्यान रखें कि इसमें कितने देशों के द्वारा इसमें भाग लिया गया। तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि इसमें कितने लोगों ने इसमें भाग लिया, कितने देशों ने इसमें भाग लिया, कितनी कंट्री इसमें भाग लेती है, उसके बारे में आप मेरे को कमेंट में बताना। आगे अपन बात करें, गुजरात के द्वारा महिलाओं के लिए ऐसा कानून लाया जा रहा है, ऐसा विधेयक लाया जा रहा है जो कि उनको नाइट शिफ्ट में कार्य करने की अनुमति देता है। नाइट शिफ्ट में उनको कार्य करने की अनुमति देने के लिए गुजरात सरकार के द्वारा एक विधेयक लाया जा रहा है। तो महिलाओं को नाइट शिफ्ट अनुमति के लिए विधेयक पारित कहाँ पे किया गया, गुजरात में किया गया। क्योंकि गुजरात थोड़ा अपना डेवलप स्टेट है, उसके द्वारा ऐसे कार्य किए जाते हैं। अब अपने तो यहाँ पे दिन में ही कार्य करने की नहीं सोच सकती महिलाएं कि दिन में वो कैसे कार्य कर सकते हैं, जबकि गुजरात इतना डेवलप हो गया है कि वो नाइट शिफ्ट में भी महिलाओं के कार्य करने के लिए उनके लिए क्या किया जा रहा है, विधेयक लाया जा रहा है। तो ऐसा कार्य करने वाला अपना कौन सा राज्य है, गुजरात। गुजरात के द्वारा ऐसा कार्य किया जा रहा है। आगे बात करें तो बिहार अपना ऐसा राज्य बन गया है जिसको क्या कर दिया गया है, नक्सल मुक्त घोषित। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये अपने क्या रहते हैं, थोड़े नक्सलवादी जो इलाके रहते हैं, छत्तीसगढ़ हो गया, इसमें क्या है कि इतना एजुकेशन है नहीं, उसकी वजह से नक्सलवादी जैसे कार्य होते रहते हैं। तो बिहार हाल ही में अपना नक्सल मुक्त राज्य घोषित हो गया है। तो वो कौन सा है, बिहार है। ज्वारिया बाढ़ जो आती है उसको राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया गया है केरल राज्य के द्वारा। केरल राज्य के द्वारा जो ज्वारिया बाढ़ जो आती है उसको क्या घोषित कर दिया गया है, राज्य विशिष्ट आपदा। राज्य के लिए विशिष्ट आपदा घोषित किया गया है। ज्वारिया बाढ़ को किन के द्वारा घोषित किया गया है, केरल राज्य के द्वारा घोषित किया गया है। क्योंकि अपने ये केरल हो गया, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये थोड़े अपने तटीय जो राज्य होते हैं, इनमें बाढ़ आने की संभावना थोड़ी अधिक रहती है। उसके कारण से केरल के द्वारा ज्वारिया बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया गया है। तो आप ध्यान रखें, केरल के द्वारा घोषित किया गया है। किसको किया गया है, ज्वारिया बाढ़ को किया गया है। और क्या किया गया है, राज्य विशिष्ट आपदा। आगे अपन बात करें तो अपने शिवराज सिंह चौहान जो अपने केंद्रीय कृषक मंत्री हैं,
किसान मंत्री हैं, उनके द्वारा भारत विस्तार एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। भारत विस्तार की अपन बात करें तो इसमें क्या होगा कि जो अपने भारतीय किसान हैं इनको कृषि के बारे में जो सूचना दी जाएगी, जो अपनी भाषा में दी जाएगी। अभी इसको 2 या 3 भाषा में लॉन्च किया गया, एक तो हिंदी में लॉन्च किया गया, एक इंग्लिश में लॉन्च किया गया, पर आगामी समय में इसको जो अपनी मूल भाषा है उसमें लॉन्च किया जाएगा। इसके द्वारा किसानों को क्या जानकारी मिलेगी, उनको कैसे बीज लगाने चाहिए, कैसा खाद का उपयोग करना चाहिए और कौन सी बीमारी होने पर किस प्रकार की दवाइयों का उपयोग करना चाहिए। तो भारतीय जो किसान है किसानों से संबंधित है और किसानों के भी क्या खेती कार्य से, जो खेती क्रियाएं हैं उनसे संबंधित है। जो अपना ये भारत विस्तार जो ऐप है, भारत विस्तार ऐप अपने भारतीय किसानों के जो खेती में जो समस्याएं आती है उनको दूर करने के लिए जो डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है वो भारत विस्तार नाम से अपने लॉन्च किया गया, जो कि अपने शिवराज सिंह चौहान जो अपने केंद्रीय कृषि मंत्री है उनके द्वारा, और जो अपने राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है श्री भजन लाल जी, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था अपने जयपुर से। इसके बाद अपन बात करें ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में अपन अलग से भी एक वीडियो डाली हुई है अपने प्लेटफॉर्म पे। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट 80,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का, जिसमें क्या होगा कि जो चीन की जो आर्थिक और जो राजनीतिक गतिविधियां हैं उनको रोकने का कार्य किया जाएगा ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के द्वारा। जो अपने एनजीटी राष्ट्रीय हरित जो अधिकरण है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, उसके द्वारा इसको मंजूरी दे दी गई है। इसमें 80,000 करोड़ का जो बजट इसके लिए रखा गया है। इससे क्या होगा कि जो अपने चीन के द्वारा जो आर्थिक व राजनीतिक गतिविधियां की जाती है उनको रोकने का इसके द्वारा कार्य किया जाएगा ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के द्वारा। इसके बाद अपन बात करें भू आधार योजना। भू आधार योजना अपने दिल्ली की एक योजना है जिसमें क्या किया जाएगा कि भूमि की डिजिटल मैपिंग की जाएगी। जो अपने भूमि है उसकी डिजिटल मैपिंग की जाएगी और उसके लिए जो योजना लेके आए हैं वो अपने भू आधार योजना लेके आए गए हैं। तो ये अपने कुछ करंट की बातें थी, स्पोर्ट्स वाली बातें अपन अलग से कर लेंगे। अगर आपको ये सेगमेंट पसंद आता है, आपको अच्छा लगता है, आगामी अगर आप आगे चाहते हैं कि ऐसा सेगमेंट अपन आपके लिए लेके आए, वीकली जो करंट लेके आए, तो उसके लिए आप कमेंट में बता सकते हैं कि भाई कैसा लगा आपको सेगमेंट। धन्यवाद दोस्तों।